हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 11 बायो जो है वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ये है मेरे चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। तो हम इसमें हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स एक ऐसा केमिकल है जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। अब आपको पता है ग्लैंड 3 टाइप की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हिट्रोक्राइन। अब एंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है, डक्टलेस होती है। डक्टलेस मीन्स कि वहाँ पे आपको ना जो सिक्रीशन है, जो ग्लैंड होगी ना वो हार्मोन रिलीज़ करेगी, मतलब तो हार्मोन रिलीज़ करेगी और वो हार्मोन ना टारगेट ऑर्गन के पास ब्लड के थ्रू पहुंचेगा ये। और जो एक्सोक्राइन होती है वो उसमें डक्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो सिक्रीशन जो है वो डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचती है, ठीक है ना। और हिट्रोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हार्मोन्स क्या है। तो केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और वो केमिकल कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। और वो फिर ब्लड से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, लोकेटेड टारगेट ऑर्गन में, ठीक है। अब नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो भी हार्मोन सीक्रेट करती है। तो अब क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन प्रोड्यूस करती है। नो, नॉन एंडोक्राइन भी प्रोड्यूस करती है, जैसे आपकी हार्ट, किडनी, लीवर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये बेटा नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब आपकी करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट है, क्योंकि बेटा देखो हार्मोन जो है जिस ग्लैंड से वो रिलीज़ होगा ना, तो वो हार्मोन उसको भी नरिशमेंट नहीं देता और जहाँ जिस ऑर्गन में पहुँचता उसको भी नरिशमेंट नहीं देता, इसलिए वो नॉन न्यूट्रिएंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन का काम है नरिशमेंट देना, ठीक है। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर, अब देखो देखो बेटा, वो एक सेल से निकला और दूसरे सेल में गया, तो मतलब इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ही काम किया ना, ठीक है। मैसेंजर मतलब कि सिग्नल पहुंचाया, है ना। तो और ये जो है कम अमाउंट में होता है, ट्रेस अमाउंट मतलब कम अमाउंट में। तो हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है और ये लेस अमाउंट में पाया जाता है। अब हार्मोन्स जो है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर जो है वो हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, प्रोटीनीशियस हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीनीशियस हार्मोन बेटा वाटर सोल्यूबल होता है और स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है। लेकिन बेटा प्रोटीनीशियस हार्मोन ना मोस्टली वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन एक ऐसा हार्मोन है जो वाटर इनसोल्यूबल है और वो प्रोटीनीशियस हार्मोन है, तो वो है आइडोथायरोनिन, ठीक है। तो प्रोटीनीशियस हार्मोन जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, आइडोथायरोनिन और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आ गई एपाइन फ्राइन और नॉर एपाइन फ्राइन जो है ना, ये एपाइन फ्राइन को एड्रीनेलिन भी बोलते हैं और नॉर एपाइन फ्राइन को नॉन एड्रीनेलिन भी बोलते हैं। और ये टायरोसिन अमीनो एसिड से इनका मतलब प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस हुए ये, ठीक है। तो एक है प्रोटीनीशियस हार्मोन है, अमीनो एसिड के ये डेरिवेटिव्स है कि अमीनो एसिड के डेरिवेशन से बने हैं, क्योंकि ये टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ये एपाइन फ्राइन और नॉर एपाइन फ्राइन। आ गया आइडोथायरोनिन। तो आइडोथायरोनिन ये एकमात्र ऐसा प्रोटीनीशियस हार्मोन है जो वाटर इनसॉल्यूबल है, ठीक है ना। तो आइडोथायरोनिन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं T3 और T4, और इसमें से जो है वो ये जो है ये वाटर इनसॉल्यूबल है ना ये हार्मोन, तो ये फैट में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब आगे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन होता है कि जो जिसमें जो है वो बहुत ही कम अमीनो एसिड की चेन होती है, इसमें ज़्यादा अमीनो एसिड की चेन होती है। और प्रोटीन तो पता नहीं 50 अमीनो एसिड की चेन से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन जो है ये इसमें इंसुलिन आता है, ग्लूकागोन आता है, ये जितने भी हार्मोन है ये पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन है। इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, थाइमस हार्मोन और पाइनियल हार्मोन, ठीक है। अब आगे स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन जो है ना, अब देखो इसमें जो है
जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स है, उसमें 2 हार्मोन होते हैं, मिनरलो कोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो है, अब स्टेरॉइड हार्मोन कौन से, जैसे बेटा देखो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, स्टेरॉइड को सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स में मिनरलो कोर्टिकॉइड और कोर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने करना है क्या है, ठीक है ना। ये वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन है और ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, ओके। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन हार्मोन का मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी किस प्रोटीन हार्मोन का, FSH का एग्जांपल लूँगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी ये ओवरी में जाता है और ये ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ठीक है। तो ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन नेचर का है और वाटर में सोल्यूबल होता है। अब देखो, अब जब जो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन आपको पता है ना, अब देखो ये क्या, जो हमारी ओवरी होती है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, यानी कि लिपिड मतलब कि वो पानी से हीट करती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। और हमारी जो टारगेट सेल, जो हमारा टारगेट सेल की मेम्ब्रेन है ना, यानी कि जो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है ना, वो प्रोटीन हार्मोन के लिए इम्परमिएबल है, क्योंकि प्रोटीन वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन मेम्ब्रेन जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। तो अब देखो जो आपकी ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन हार्मोन के लिए इम्परमेबल है, वो प्रोटीन हार्मोन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन जो है उसका वाटर से लव है, लेकिन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन का वाटर से लव नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, सेल रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन, तो ये जो प्रोटीन हार्मोन है ना, अब ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन को कैसे पास करेगा, तो उसके लिए उसको जो है वो रिसेप्टर देगी वो मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटीन हार्मोन का सेल रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टारगेट सेल के सरफेस के ऊपर। टारगेट सेल जो है ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, उसके सरफेस में एक रिसेप्टर होता है, जिस रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल रिसेप्टर। अब वो रिसेप्टर प्रोटीन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा। अब क्या होगा, अब जैसे हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा तो ये हो गया फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब जैसे कम्प्लेक्स बना तो सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा। सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा कहाँ से, टारगेट सेल की ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन से जो है सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा, और वो सेकंड मैसेंजर जाएगा साइटोप्लाज्म में, जिससे फर्स्ट रिस्पॉन्स बनेगा। मैंने क्या बोला, जो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स है ये जैसे ही बना तो सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, और सेकंड मैसेंजर जो है वो कहाँ पे जाएगा, टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में जाएगा, जिससे फर्स्ट रिस्पॉन्स बनेगा। तो सेकंड मैसेंजर क्या जनरेट हुआ, तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और कैल्शियम आयन और IP3, ठीक है। अब क्या होगा कि अब देखो ना, जैसे सेकंड मैसेंजर जनरेट हो गया तो क्या होगा, जो इनएक्टिव एंजाइम है या इनएक्टिव प्रोटीन है वो पहले से ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, उस इनएक्टिव प्रोटीन, उस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और बायोकेमिकल रिएक्शन करवाएगा। जैसे ही बायोकेमिकल रिएक्शन होगी तो सेल के अंदर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और जो कि बायोकेमिकल, जैसे ही सेल में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा जिससे बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, मतलब ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, जिससे फिजिकल रिस्पॉन्स बनेगा। और फिजिकल रिस्पॉन्स मीन्स कि फास्टली ओवेरियन फॉलिकल जो है वो डेवलपमेंट करेगा, और जिससे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। अब हम इस पूरे चार्ट को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो प्रोटीनेशियस हार्मोन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, पानी से इसको प्यार है, और ये है ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, जिसे पानी से नफरत है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, लिपिड हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये दोनों से एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब इस हार्मोन ने इस मेम्ब्रेन को पास करना है, तो
मेम्ब्रेन अलो नहीं कर रही है इसको, तो इस मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक रिसेप्टर है, तो वो इस हार्मोन को जैसे एक्सेप्ट करेगा तो एक कम्प्लेक्स बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, जिससे कि क्या हुआ कि फर्स्ट रिस्पॉन्स बना और सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कैल्शियम आयन और IP3। अब क्या हुआ, अब जैसे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ तो इनएक्टिव एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो गए और केमिकल रिएक्शंस होने लगी, जिससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बना। और जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उनकी डिवेलपमेंट होने लगी, और ओवेरियन फॉलिकल की डिवेलपमेंट से जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब कि फास्ट डेवलपमेंट हुई ओवेरियन फॉलिकल की, और जिससे क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ कि जो ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब कि ओवरी की ग्रोथ हुई। ठीक है ना, ओवेरियन ग्रोथ हुई। अब ये हमारा हो गया प्रोटीन हार्मोन की वर्किंग। अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड हार्मोन की, और ये था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, और जो अब हम स्टेरॉइड पढ़ेंगे ये इंट्रा सेलुलर है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो जैसे कि एक हम स्टेरॉइड मतलब सेक्स हार्मोन, तो हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, एस्ट्रोजन हाइड्रोफोबिक है। तो जो यूटेरस की सेल मेम्ब्रेन है वो भी हाइड्रोफोबिक है, दोनों हाइड्रोफोबिक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है इस एस्ट्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है और एस्ट्रोजन को बोलेगी कि आजा तू मेरे में से पास कर ले। ठीक है, अब इस हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर होगा, यानी कि न्यूक्लियस में के अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसा रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब ये जो सेक्स हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये किसके साथ बाइंड करेगा, ये जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये स्टेरॉइड हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर उससे बाइंड करेगा और हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो एक जीन के साथ ये ना एक जीन के साथ बाइंड होगा, और जिससे क्या होगा, जीन के साथ जैसे ही बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी और DNA से क्या बनेगा, mRNA बनेगा। और ये mRNA कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा। ठीक है ना, अब mRNA से प्रोटीन बनेगी। ठीक है ना, तो जब DNA से mRNA बना तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर, अब mRNA से प्रोटीन बनेगी, तो जो ट्रांसलेशन होगा ना mRNA का, मतलब mRNA से जो DNA से mRNA न्यूक्लियस में बना और mRNA से प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगी। ठीक है, अब बायोकेमिकल रिएक्शन हुई, बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, अब केमिकल रिएक्शन हुई और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हुई है ना। ठीक है, अब जैसे मतलब डिवीज़न हुई है ना इसमें बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में, फिर जिससे क्या हुआ कि जो क्या हुआ, फिजिकल रिस्पॉन्स हुआ। फिजिकल रिस्पॉन्स मीन्स कि जो यूटेरस की लाइनिंग है वो थिकन्ड हुई। ठीक है, प्रोलिफरेशन हुई यूटेरस की लाइनिंग में एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ़र्क है दोनों में, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड में, तो यहाँ पे हमें किसी भी सेकंड मैसेंजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। स्टेरॉइड हार्मोन में किसी भी सेकंड मैसेंजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई स्टेरॉइड हार्मोन में। अब इसको एक डायग्राम से समझेंगे, तो ये है आपकी यूटेरस की सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन ने एलो किया, ओएस्ट्रोजन को एलो किया। ठीक है, क्योंकि ये भी सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, ओएस्ट्रोजन भी हाइड्रोफोबिक है। ये न्यूक्लियस के अंदर आई। अब ये न्यूक्लियस के अंदर था रिसेप्टर, इसने हार्मोन को एक्सेप्ट किया और क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है, ये देखो, ये आपको जीन के साथ बाइंड हो गया। जैसे ये जीन के साथ बाइंड हुआ, ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स mRNA बना, ये न्यूक्लियस में बना, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हुआ, ट्रांसलेशन mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाया, और ये हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्या हुआ, जिससे केमिकल रिएक्शंस हुई और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब कि जो यूटेरस की लाइनिंग है वो बहुत थिकन्ड होगी। ठीक है, तो अब जानेंगे हम हाइपोथैलेमस के बारे में। आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस जो है वो
जो पिट्यूटरी होती है उसको कंट्रोल करती है। पहले आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। आपके फोर ब्रेन में सेरेब्रम पाया जाता है, डायंसिफिलॉन पाया जाता है। जो डायंसिफिलॉन होता है ना, उसका जो फ्लोर होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। अब पिट्यूटरी में यहाँ पे आपको दो लोब दिखने को मिलेंगे, एक तो अंटीरियर पिट्यूटरी का, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। अब आपके जो ये देखो, ये जो आपके ये देखो, ये न्यूरॉन्स आपको देखने को मिले, ये है, ये आपकी सेल बॉडी है, साइटोन, ये आपका एक्सोन है, ये एक्सोन है। अब जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, अब देखो यहाँ पे जो है ना, जो साइटोन है ना, ये जो है न्यूरॉन है ना, साइटोन है जो है, साइटोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप हार्मोन्स बन रहा है, मतलब रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन बन रहा है। और ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन बन रहा है। अब ये जो है वो मतलब कि ये जो है ये हार्मोन्स जो है थ्रू जो है पोर्टल सर्कुलेशन जो है ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, और ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब मान लो कि यहाँ से हार्मोन गया, रिलीजिंग हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी में थ्रू ब्लड वेसल्स। तो तो जो है जब रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब हाइपोथैलेमस बोलेगा कि भाई हार्मोन सिक्रेट कर दो, तो सिक्रेट हो जाएगा। अब जब यहाँ हाइपोथैलेमस से जो है वो इनहिबिटरी हार्मोन गया, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि भाई इस काम करना बंद कर दो, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन गया है ना। अब यहाँ पे जो है इस साइटोन जो है ये एक ऐसी साइट है। अब दूसरी साइट की बात करें, ये साइटोन एक ऐसी साइट है जहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ये जो पोस्टीरियर साइड वाली साइटोन है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन बनता है, ठीक है ना। और इस हार्मोन, अब ये बन गया, अब ट्रांसपोर्टेशन जो होगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्सोन के थ्रू होगा, ठीक है। अब जो है, अब ये देखो, ये आपको यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स नहीं दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिनेप्टिक नोब दिखने को मिलेगा। अब सिनेप्टिक नोब में ये ऑक्सीटोसिन और एंटीड्यूरेटिक जो है वो स्टोर हो जाएंगे। सिनेप्टिक नोब को हैरिंग बॉडी भी बोलते हैं। अब ये स्टोर हो गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो डायग्राम से समझ लिए। अब आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस जो हमारे मोस्ट बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है ना, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन है ना, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बन रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मिनट बेटा, जो हार्मोन आप देख रहे हो ना हाइपोथैलेमस में बन रहा है ना, वो न्यूरॉन द्वारा बन रहा है। क्योंकि आपने देखा साइटोन्स में क्या होते हैं, साइटोन्स में होते हैं। अब जो हाइपोथैलेमस से प्रोटीन नेचर वाला हार्मोन बन रहा है वो न्यूरॉन के द्वारा बन रहा है। कैसे? क्योंकि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसमें होते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। मैक्सिमम डेंड्राइट में भी निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम निसल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके साइटोन में, ठीक है। ये निसल ग्रैन्यूल प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें दो लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और साइटोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। साइटोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं ना, जो रिलीजिंग हार्मोन होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन होता है ना, ठीक है। अब वो सेल बॉडी से जो है वो एक्सोन के थ्रू, तो मैं बेटा बात कर रही हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो मैं बात कर रही हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी की। रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस में बनता है और एक्सोन के थ्रू कहाँ पे जाता है? ये जो है ये थ्रू एक्सोन जो है वो साइनेप्टिक नर्व में जाता है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है, यानी कि जो आपका पोर्टल सर्कुलेशन है वहाँ पे जाता है। अब ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन जो है ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में क्या होगा, एक ब्लड वेसल में रिलीज होगा, जिसको बोलते हैं, पहले ये मतलब सेल बॉडी से गया एक्सोन में, एक्सोन से गया सिनेप्टिक नर्व में,
फिर ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में गया जहाँ पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। वहाँ पे ये रिलीज़ हो गया ब्लड वेसल्स में, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में। अब ये रिलीजिंग और इनहिबिटरी जो हार्मोन है ये कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में गया। अब ये हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की एक्टिविटी को ना रेगुलेट करेगा। ये हार्मोन जो है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी की ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये जो सिंथेसिस है, ये रिलीजिंग हार्मोन, ये इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो कहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें ना, तो साइटोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोटीन नेचर का हार्मोन्स बनता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन और एंटीडोरेटिक जो है वो कहाँ पे बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। फिर ये हार्मोन जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक्सोन के थ्रू, फिर ये सिनेप्टिक नर्व में पहुँचता है, मतलब ये फिर ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचता है सिनेप्टिक नर्व के द्वारा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। अब यहाँ पे देखो ये है आपका हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी लोब के साथ बाइंड है थ्रू स्टाक इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम, ठीक है। ये है बेटा आपका अंटीरियर लोब, ये जो पहला और दूसरा अंटीरियर लोब है, और ये है पोस्टीरियर लोब। अंटीरियर लोब में जो बाहर वाली लेयर है वो है पार डिस्टेलिस, और जो मिडल वाला लोब है वो है पार इंटरमीडिया, और ये पार डिस्टेलिस और पार इंटरमीडिया आपस में हो जाते हैं मर्ज, और ये जब मर्ज हो जाते हैं तो इस अंटीरियर लोब को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस जो है 75% जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, और ये पोस्टीरियर लोब है, इसको बोलते हैं पार नर्वोसा। पार डिस्टेलिस पार इंटरमीडिया अंटीरियर लोब में आते हैं, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस, ए से याद रखना, अंटीरियर लोब, ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को पार नर्वोसा भी बोलते हैं। अब ये जो है वो ये 25% पार्ट को कवर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसका लार्जेस्ट पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी कि अंटीरियर लोब लार्जेस्ट पार्ट है क्योंकि ये 75% पार्ट को कवर करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये 25% पार्ट को कवर्ड करता है। आपको पता है पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये इसका ओरिजिन, ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पता कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं जब आपको ना स्केलेटन वाला मैंने समझाया था ना, मैं ह्यूमन स्केलेटन समझाया, मैंने आप बताया था हमारे माथे में ना जो फ्रंट में माथा है, ये जो हाफ माथा है आगे वाला, यहाँ पे एक लंबी सी हड्डी होती है, हॉरिजेंटली अरेंज्ड होती है, इस हड्डी को बोलते हैं स्फेनोइड बोन, ठीक है। तो स्फेनोइड बोन में एक ना डिप्रेशन सा बना होता है, एक सीट जैसी एक कैविटी सी बनी होती है, उससे बोलते हैं सेल्ला टर्सिका। तो वहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमने देखा कि हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट है थ्रू स्टाक इज नोन एज इनफंडिबुलम, तो ये स्टाक जो है वो इनफंडिबुलम है, ठीक है। अब आपको पता है ह्यूमन में जो है वो ह्यूमन में जो पार इंटरमीडिया होता है ना, ये जो पार डिस्टेलिस और पार इंटरमीडिया आपस में मर्ज हो गए, जब ये मर्ज हो जाते हैं तो उस लोब को बोलते हैं अंटीरियर लोब, और अंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को और अच्छे से जानेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब आते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को अंटीरियर लोब बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में पार डिस्टेलिस और पार इंटरमीडिया आता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में पार नर्वोसा आता है। पार डिस्टेलिस में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, ग्रोथ हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है जो कि एक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन में सोमेटोट्रोफिन आता है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल और ल्यूटेनाइजिंग तो गोनेडोट्रोफिन है, ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है, ठीक है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क सिंथेसिस हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। पार इंटरमीडिएट में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ना जो हार्मोन सिंथेसिस जो है वो अब्सेंट होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है वहाँ पे जो है ना हार्मोन सिंथेसिस अब्सेंट होती है, ठीक है ना।
सिर्फ स्टोरेज होता है, सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सिर्फ या तो स्टोरेज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या तो फिर सिक्रेशन होता है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन की सिंथेसिस जो वो अब्सेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि पाराडिस्टालिस में ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो अब हाइपोथैलेमस, ये जो है हाइपोथैलेमस में ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बना। अब ये हार्मोन जो है वो अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा थ्रू एक्सॉन, फिर सिनेप्टिक नर्व में पहुंचा, फिर वहाँ से हाइपोफाइजियल पोर्टल द्वारा जो है वो अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा, वहाँ से अंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हुआ। यहाँ पे हाइपोथैलेमस में जब हार्मोन बना तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये अंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा। अंटीरियर पिट्यूटरी में जाके ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ। अब ये ग्रोथ हार्मोन टारगेट साइट में जाएगा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएगा? स्केलेटल सिस्टम में जाएगा और विसरल ऑर्गन में जाएगा। जब ये स्केलेटल सिस्टम में जाएगा तो हमारे साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, जब हमारे विसरल ऑर्गन में जाएगा तो ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब जब इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? तो जब हम चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं ना, तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रीशन होगी तो बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जब हमारी बॉडी का जियांट लाइक अपीयरेंस होगी, यानी कि मतलब हम ना राक्षस की तरह दिखेंगे, कम एज में हम बहुत बड़े दिखेंगे। ठीक है, तो जिससे जिगंटिज्म नाम की डिजीज़ हो जाती है चाइल्डहुड स्टेज में। एडल्टहुड स्टेज में जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो हमारे ना कुछ फेशियल बोन्स हैं, उनकी ग्रोथ जो है उनका साइज़ बढ़ जाएगा। जैसे जो हमारा चिन वाला पार्ट बोन होती है ना, मैंडिबल, इसका जो लोअर जॉ वाली है ना, तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, मतलब हम ना गोरिल्ला की तरह दिखेंगे, है ना। जो हमारा चांद सा मुखड़ा है वो गोरिल्ला की तरह दिखेगा। ठीक है ना, तो जिससे कौन सी डिजीज़ होगी? एक्रोमेगली। कौन सी डिजीज़ होगी? एक्रोमेगली। ठीक है, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चे होते हैं तो जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है तो अटेलियोसिस नाम की डिजीज़ होती है। इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है जब कम सिक्रेट होता है तो क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ भी कम होती है, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है बॉडी की, जिससे हमें पिट्यूटरी डिवार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो हैं वो एक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। ये टेस्टिस और ओवरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मेल में क्या होता है? मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन मेल में क्या करते हैं? तो आपको पता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल को। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल को, और लेडिग सेल जो है वो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखना ल्यूटिनाइजिंग लेडिग सेल। तो डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा मेल में ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? तो यहाँ पे देखो ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना, जो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पेशल सेल है ना, सरटोली सेल। ये सरटोली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है? ये सरटोली सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। एंड्रो स्टिमुलेट करता है, और जिससे जो है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, जिससे जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, ये लेडिग सेल, यानी कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच लेडिग सेल होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, इनको स्टिमुलेट करता है, और जिससे कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। अब फीमेल में ये क्या काम करते हैं? तो फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये जो है प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये जो है अब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करता है, और यहाँ पे ओव्यूलेशन बनता है, ओव्यूलेशन करवाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस करता है, उसको बनाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइनियल ग्लैंड। तो बेटा जब आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो हमने देखा था ना पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे थी? आपने ब्रेन देखा था, जो फोर ब्रेन वाला पार्ट था,
फोर ब्रेन में आपने देखा था ना, जो डायंसिफिलॉन का जो रूफ था, जिसको हम बोलते थे एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के पीछे यानी पोस्टीरियर साइड में हमें एक स्ट्रक्चर दिखा था पाइनियल ग्लैंड। तो फोर ब्रेन के जो एपिथैलेमस में जो पोस्टीरियर साइड में पाइनियल ग्लैंड पाई जाती है, तो ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में पाई जाती है। पाइनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट करती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या था? अब बेटा देखो, आपको पता है कि ये क्या करती है, जो ये हमारे ना स्लीपिंग वेक साइकिल की रिदम को मेंटेन करती है। ठीक है, ये हमारे 24 आवर रिदम, डायर्नल रिदम को नॉर्मल रखती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पता है पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये मेलानिन पिगमेंट जो है वो मेलाटोनिन पिगमेंट को एक्टिवेट करता है। तो बेटा क्या होता है, अब ये पिगमेंट जो है वो डार्क में एक्टिवेट होती है और डे में ये मतलब जो है इनएक्टिवेट हो जाती है। तो क्या होता है कि डार्क में ज़्यादा एक्टिवेट होती है कि जब, अब देखो, जब आप रात को सोते हो ना, तो जब आप रात को सोते हो तो आप अगर ना लाइट रात को सोते हो, तो अब जैसे आप फ़ोन का यूज़ करते हो तो लाइट क्या पड़ती है, आपकी आंखों में पड़ती है, जिससे मेलाटोनिन पिगमेंट जो इनएक्टिवेट हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। तो इससे क्या होता है कि जो जो रात को फ़ोन ज़्यादा देखते हैं तो उनको नींद बड़ी लेट आती है, जिससे आपका स्लीपिंग वेक साइकिल जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, और जो ना टाइम से जैसे फिक्स टाइम पे सोते हैं, फिक्स टाइम पे उठते हैं, तो उनका स्लीपिंग वेक साइकिल बड़ा ही अच्छा होता है। तो उनमें एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक लग जाती है उन्हें। जब ये बड़े टाइम तक ये फिक्स साइकिल फॉलो करते हैं तो उनको खुद ही उनकी आंख जो है वो फिक्स टाइम पे मॉर्निंग में खुल जाती है। ठीक है ना, तो यही कारण है। अब मेलाटोनिन जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी इन्फ्लुएंस करता है, मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ये हमारे बीएमआर को कम करता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेलाटोनिन है, बीएमआर को कम करना मतलब ये क्या करता है कि ये ना जो ना, अब देखो, जो मतलब बीएमआर को कम करना मतलब जो ना, अब जिनका स्लीपिंग वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका ना उनमें फैट डिपोजिशन होने लग पड़ती है, जिससे उनके बॉडी का वेट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो मेलाटोनिन इनएक्टिवेट होने से फैट डिपोजिशन होती है और वेट, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसलिए आपके बीएमआर पे भी इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी पे भी इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो अब अगर आपका मेलाटोनिन इनएक्टिवेट हो गया तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक पड़ जाएगी। ठीक है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको भी मेंटेन करता है। ये आपकी मेलाटोनिन जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ठीक है ना, और ये आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो आपकी डार्क स्किन है, तो डार्क स्किन से लाइट स्किन जो है कैसे बनती है, मेलानिन। ठीक है, डार्क स्किन को लाइट स्किन कौन बनाता है, मेलानिन, और लाइट स्किन से डार्क स्किन तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है इसमें दो लोब होते हैं, एक लोब ये, एक लोब ये। ये दोनों लोब जो हैं वो ये किससे ये अटैच्ड है, इस्थमस से। इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ये इस्थमस जो है ये दोनों लोब को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो है इस्थमस में कोई भी हार्मोन नहीं बनता है, और ये जो है ये देखो ये ट्रैकिया है। ठीक है, और ये एक नॉन ग्लैंडुलर डक्ट है, ये ग्लैंडुलर वाला, ये नॉन ग्लैंडुलर डक्ट है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आप जो है इस एक लोब को यहाँ पे जूम करके यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको जो है वो इस तरह के आपको फॉलिक्यूलर सेल दिखेंगे। ये फॉलिक्यूलर सेल में ये इनकी वॉल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है, और ये सिंपल क्लोवाइडल एपिथेलियम के बने हैं, तो इसको फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। इसके अंदर क्लोवाइड है, क्लोवाइड मीन्स कि इसके अंदर थायरोग्लोब्यूलिन है, जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड का बना है। ठीक है, और ये जो है गोल गोल ये क्या हैं, ये हैं पैराफोलिक्यूलर सेल। ठीक है,
अब ये जो थायरोग्लोबुलिन है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड का बना है, ये फॉलिकुलर सेल में स्टोर होता है। जब इसको आयोडीन मिलेगा, जब इसको ये थायराइड ग्लैंड है, जब इसको आयोडीन मिलेगा तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाएंगे, और ये जैसे इसको आयोडीन मिलेगा तो ये फॉलिकुलर सेल से थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो पैराफोलिकुलर सेल है, ये कौन सा हार्मोन बना, फॉलिकुलर सेल जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं जब इनको आयोडीन मिलता है। और क्योंकि इनके अंदर जो थायरोग्लोबुलिन होता है ना, इन जैसे ही इसको फॉलिकुलर सेल में आयोडीन मिलता है, ये फॉलिकुलर सेल से थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। और ये जो पैराफोलिकुलर सेल है, ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बनाता है, जिसे कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, ये बोन को कैल्शियम देता है, बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, जिसे मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी बोलते हैं। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये हमारे बीएमआर को रेगुलेट करता है। मतलब बीएमआर को, ये अगर थायरोक्सिन हार्मोन होगा ना हमारे में, तो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, जिससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिससे हमारा बीएमआर बढ़ेगा। ये हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये एक ना कैलोरीजेनिक हार्मोन है। अब देखो बेटा, फैट का ऑक्सीडेशन होगा, फैट टूटेगा, तो जो है फैट जब टूटता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो मतलब एक तरह की कैलोरी जो है वो बर्न होती है, ठीक है, इस हार्मोन, इसलिए इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमारे फैट को तोड़ता है ना, ठीक है। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ये हमारी बॉडी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ये आरबीसी की प्रोडक्शन भी करता है। नहीं, जैसे ना कईयों में जो होता है ना, गर्ल्स में मतलब 12-30 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल आता है, ये मतलब जो है, मतलब कि ये मेंटेन करता है कि इससे पहले मेंस्ट्रुअल ना आए, ठीक है ना। तो ये जो है आरबीसी की प्रोडक्शन भी करता है। तो कौन कौन से हार्मोन है जो आरबीसी की प्रोडक्शन करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, ये क्या होता है। तो जब जब हाइपोथायरॉयडिज्म में दो डिजीज़ आती हैं, सिंपल ग्वाइटर और केराटिनिज्म। सिंपल ग्वाइटर होता है जब आयोडीन की कमी हो जाती है ना, हमारे आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आपको पता है फॉलिकुलर सेल के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन, जो टायरोसिन अमीनो एसिड से बना है ना, वो थायरोग्लोबुलिन को थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन चाहिए। अब आयोडीन की होगी कमी, तो थायरोग्लोबुलिन जो है वो अब जो है वो थायरोक्सिन में चेंज नहीं होगा, और वो जो है हमारी थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। जिससे अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो हमें आयोडीन रिच डाइट ही लेनी चाहिए, ठीक है। क्रेटिनिज्म क्या होता है? तो जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपको पता है क्या होगा, हार्मोन की कमी से जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और ये चाइल्डहुड में होता है। ये प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। प्रेग्नेंट मदर की अगर में थायराइड की कमी हो, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो, ये फीटल स्टेज में हो जाता है। सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इन मदर, जब थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन मदर की बॉडी में कम होती है तो एक डिफेक्टिव ग्रोथ हो जाती है, डिफेक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है फीटस में, जिससे जो फीटस है उसमें थायराइड डवार्फिज्म आ जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन आती है। मेंटल मतलब कि ये जो ऊपर का ब्रेन है ये बिल्कुल इस खाली होगा, ठीक है। आईक्यू कम हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, मतलब रफ और थिक स्किन हो जाएगी, और बच्चा जो वो डीफ और म्यूटिज़म होगा, मतलब डेफ और म्यूटिज़म मतलब कि वो गूंगा बहरा होगा, और उसकी जो चेस्ट होगी वो पिजन की तरह होगी, मतलब उसमें ना टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है ना, और बोन जो है वो वीक पड़ जाएंगी, ठीक है ना। अब हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपर थायरॉयडिज्म जो होता है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि
इसमें जो है एक्सोपथेलमिक गोइटर या ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन से एक्सोपथेलमिक गोइटर या फिर ग्रेव डिजीज़ होती है। आपको पता है फॉलिक्यूलर सेल जो होते हैं ना, जब इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन भी बहुत ही ज़्यादा सिक्रीशन होगा, फिर एबनॉर्मली फैट डिपॉजिट होगा। ठीक है, जब फॉलिकुलर सेल का नंबर बढ़ जाता है थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा, एबनॉर्मली फैट डिपॉजिट होने लगेगा आईबॉल के पीछे, जिससे आईबॉल बाहर को निकली हुई फीट प्रतीत होंगी, जिससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, फूड मैटर का ऑक्सीडेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा मतलब एक्सेसिव कैलोरी बर्न होगी, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जिससे मतलब अब कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, बॉडी की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बॉडी की एक्टिव मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगी, अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर स्वेटिंग आएगी आपको बहुत ज़्यादा, आप ना रेस्टलेसनेस, खुद को बड़ा बेचैन सा फील करोगे। ठीक है, अब है हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपर थायरॉयडिज्म को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड का कैंसर, यानी कि आपके थायराइड ग्लैंड में ये ट्यूमर और नोड्यूल बन डिवेल्प हो जाएंगे और आपकी थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाएगा और थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, मतलब ये बेटा देखो, आपके थायराइड ग्लैंड में मैंने बताया था ना 2 लोब होते हैं, है ना, तो दोनों लोब्स में जो हैं 2 लोब होते थे, एक लोब में जो है वो एक लोब में जो है 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। तो यानी टोटल थायराइड ग्लैंड में 4 पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि पैराथार्मोन सिक्रेट करते हैं, और ये पैराथार्मोन जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। ठीक है, मान लो अब ब्लड वेसल से ब्लड में जो है वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम जो है बड़ा ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो मिनरलाइजेशन करवाएगा कैल्शियम की बोन में, मतलब बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा थायरोकैल्सिटोनिन के कारण। मान लो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट और बोन में कैल्शियम बढ़ा है, वो कैल्शियम जो है वो बोन से ब्लड में जाएगा, तो इसको बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो क्या होगा, बोन से कैल्शियम किसकी प्रेजेंस में ब्लड में जाएगा, पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन जो है ब्लड के अंदर जो वो कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। तो पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन ये एक एंटीगोनिस्टिक हार्मोन है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अब मैंने आपको बोला अगर ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, आपकी थायराइड ग्लैंड जो वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और पैराथार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम जो है वो कम है, ब्लड में कैल्शियम कम है, तो ये ब्लड में कैल्शियम कम है तो पैराथार्मोन थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी और पैराथार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, पैराथार्मोन हार्मोन, और जो है बोन में जो डिपॉजिट कैल्शियम है वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, अब ब्लड में कैल्शियम बड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो मैंने आपको बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट हो जाएगी, वो पैराथार्मोन सिक्रीशन करेगी, जिससे जो है बोन से कैल्शियम कहाँ जाएगा, बोन से कैल्शियम जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब ये पैराथार्मोन ना जब ब्लड में आपके बोन में ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करती है पैराथार्मोन, और ये पैराथार्मोन हार्मोन जो है आपके बोन के मैट्रिक्स को एक्टिवेट कर, बोन के मैट्रिक्स में ओस्टियोक्लास्ट होता है उसको एक्टिवेट करता है, और जिससे जो है वो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो डिजोल्व, बोन का मैट्रिक्स जो है वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, और बोन के मैट्रिक्स डिजोल्व हो जाएगा तो जो फ्री कैल्शियम है उसके मैट्रिक्स में वो ब्लड में रिलीज़ होगी, और जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 3 वे से कैल्शियम का लेवल ना ब्लड में बढ़ता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पैराथायराइड ग्लैंड है, बोन के मैट्रिक्स में ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट बोन का मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाता है और बोन से कैल्शियम छूट छूट के ब्लड में जाता है। अब क्या होता है, अब जब पैराथार्मोन हार्मोन जो है
उसके प्रेजेंस में जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जो है वो जो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होगी ना नेफ्रॉन में वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से जो है वो कैल्शियम जो है वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड, मतलब ना आपका ब्लड में जाएगा, मतलब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और वो कैल्शियम कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से ब्लड में जाएगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है कि ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कैल्सीटाइरोल सिक्रेशन फ्रॉम किडनी। ठीक है, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा, एक मिनट। अब जैसे है किडनी से जो है वो कैल्शियम जो है, किडनी से कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर वो किडनी से जाता है, वो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो कैल्शियम जाता है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और फिर उसके थ्रू ब्लड में जाता है, तो जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ये है पैराथार्मोन हार्मोन कैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है।